Hello students, these are my education qualifications. हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने एग्जाम स्पेशल सीरीज, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर पेपर्स और क्विक रिवीजन करेंगे। किसका? इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ये सीरीज हेल्पफुल होगी 11th क्लास, बी ऑनर्स, बी कॉम ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स एंड अदर यूजी कोर्सेज। ओके, यूजी कोर्सेज। और लास्ट क्लास में जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, आईसी कर्व, बजट लाइन, आईसी कर्व तक के बारे में पढ़ा था। अब हम इसी पे बेस्ड हमने क्वेश्चन भी किए थे, पर आज इन्हीं 3 कंसेप्ट पे बेस्ड मैं फिर से 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। उसके बाद जो आज हमारे नए कंसेप्ट होंगे वो होंगे बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, सो नाउ वी विल कम टू आवर क्वेश्चन। So, this is our second question. In what ways can expectations change your demand for a product today? तो आज आप कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट किस करते हैं? रिगार्डिंग फ्यूचर के करेंगे। तो आज की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो जो हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था डिमांड को, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डिमांड के कुछ फैक्टर होते हैं डिटर्मिनेशन के। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी हमारी पहली वाली, तो आप पहले उसके लिए जाके देखिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आई बटन में भी शो हो जाएगा। तो डिमांड के फैक्टर क्या होते हैं? डिमांड ऑफ कमोडिटी एक्स इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ इट्स ऑन, अपने खुद के प्राइस का। खुद का प्राइस मतलब कमोडिटी, जैसे कि मार्कर 20 रुपए का है तो 20 रुपए हो गया। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। यानी कि हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से डिमांड इन सब फैक्टर्स पे डिटरमाइन होती है। अब हमसे स्पेशली किसका पूछा गया है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का। तो हमें, मैंने जब लास्ट क्लास में डिस्कस किया तो बताया था कि अगर हमें लगता है कि अच्छा कल को ये सब चीजें सस्ती होने वाली है कुछ महीनों बाद, तो हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल वगैरह से खरीदने पड़ते हैं, तो हम उसे दिवाली तक के लिए पोस्टपोन कर देते हैं कि अच्छा तब सस्ते होंगे और नए नए मोबाइल लॉन्च होंगे तो तभी खरीद लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, क्योंकि आपको लगा फ्यूचर में प्राइस सस्ते होंगे तो आपने आज जो मोबाइल परचेज करना था उसे नहीं करा, आपने उसकी डिमांड को कम कर दिया या फिर पोस्टपोन कर दिया। तो इस केस में अभी हमारा जो डिमांड कर्व था वो डी नोट था, है ना, डी नोट था। तो अगर आपको लगा कि आपको फ्यूचर में प्राइस कम होंगे मोबाइल के, तो प्राइस डिक्रीजेज इन नियर फ्यूचर, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो इसमें क्या होगा कि आपको डिमांड कर्व डी नोट से D1 में शिफ्ट हो जाएगा फॉर द टुडे डिमांड। ओके, प्राइस लेवल नहीं बदला है अभी, है ना, सेम प्राइस पे। और अगर आपको ही ऐसा लगे कि अच्छा कुछ चीजें महंगी होने वाली है नियर फ्यूचर में, लाइक आपने देखा भी होगा क्रॉपिंग सीजन में लोग फूड ग्रेन्स के भी स्टोरेज बना लेते हैं, और इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी सस्ता है तो अभी स्टॉक कर लेते हैं। तो अगर हमें लगे कि फ्यूचर में कोई चीज महंगी होने वाली है तो हम उसे आज ही क्या करते हैं, उसका स्टॉक करने की कोशिश करते हैं, उसे परचेज करने की कोशिश करते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारी डिमांड जो आज की है वो बढ़ जाती है। ओके, सो नाउ द डिमांड कर्व डी नोट मूव टुवर्ड्स D2। तो इस केस में क्या होगा, डिमांड कर्व डी नोट से D2 की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं एक्सपेक्टेशंस सेज, क्या कह रही है कि प्राइस, इफ एक्सपेक्टेशन सेज प्राइस ऑफ गुड्स will decrease in near future। नियर फ्यूचर क्यों कह रहे हैं कि ऐसा थोड़ी है कि कभी भी तक के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, आप कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं ना, तो इसीलिए नियर फ्यूचर की बात हो रही है। अगर नियर फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, डी नोट से D2 की तरफ बढ़ जाएगी, विल इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन नियर फ्यूचर। कि अगर कहती है कि इंक्रीज होगी तो इस केस में क्या होगा, कमोडिटी डिमांड
कमोडिटी डिमांड ऑफ एक्स विल इंक्रीज टुडे। ओके, और इस केस में क्या होगा, कमोडिटी डिमांड आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे, ये Q0 है, ये Q1 है, और अगर मैं इसको साफ साफ लिखने की कोशिश करूं, हटा दूं इस सबको, तो ये आपका Q2 है। तो Q2 में क्या हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, और Q1 में क्या हो रही है, डिमांड घट रही है। अगर तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है कि अगर प्राइस डिक्रीज होगा नियर फ्यूचर में, तो हमारी आज की डिमांड कम हो जाएगी, तो ये डी नोट से D1 की तरफ मूव कर जाएगी। और अगर हमारी एक्सपेक्टेशन कहती है कि अच्छा फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा तो आज ही स्टॉक कर लेते हैं, तो टुडे की डिमांड जो होगी वो बढ़ जाएगी, तो डी नोट से D2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, और ये समझ में भी आ गया होगा, और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके प्रॉपर अच्छे तरीके से लिख के मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन हाउ द मार्केट डिमांड कर्व कैन बी डिराइव्ड। ओके, तो फर्स्ट बार आपको क्लियर होना चाहिए कि मार्केट डिमांड कर्व कैसे ड्राइव होता है, ये पूछ रहा है वो। ओके, नाउ सेकंड इज डज द लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई टू द मार्केट डिमांड कर्व। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि लॉ ऑफ डिमांड है क्या, और फिर आपको ये कंक्लूजन निकालना होगा कि वो मार्केट डिमांड पे भी अप्लाई होता है कि नहीं। तो मैंने आपको बताया कि हमारी पहला पार्ट आप जरूर देख लीजिएगा उस सीरीज का, एग्जाम स्पेशल का, अदरवाइज आपको ये थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। तो इसमें क्या मार्केट डिमांड कर्व की बात हो रही है कि ये कैसे ड्राइव होता है। तो पहले ना क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि मैं आपको एक आंसर अच्छा लिखने का भी बताऊंगी, क्योंकि बच्चों को पता होता है कंटेंट, फिर भी वो एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाते और फिर मार्क्स कम आते हैं। तो इसीलिए आपको पहले क्या करना होगा, इसमें डेफिनेशन ऑफ मार्केट डिमांड देनी होगी। डेफिनेशन क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल जो ये होती है डेफिनेशन, मार्केट डिमांड पूछी तो नहीं है, बट इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को क्लियर हो जाता है कि ये अच्छा बच्चे को पता है ये सब, और आगे फिर कंटिन्यूएशन में आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल एक ले सकते हैं छोटा सा, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसी को मार्केट डिमांड शेड्यूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट पे मूव करेंगे। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि आपको मार्केट डिमांड लिखनी है, फिर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और मार्केट डिमांड शेड्यूल दिखाना है, और फिर सेकंड पार्ट पे मूव करना है। तो आई एम गोइंग टू डू दैट। ओके, नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एक्सप्लेन हाउ द मार्केट डिमांड कर्व कैन बी derived, does the law of demand apply to the market demand curve। जैसे कि हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन के साथ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्लस शेड्यूल और तब सेकंड पार्ट का डिस्कशन बोला था, है। तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि मार्केट डिमांड क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मार्केट डिमांड कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टुगेदर the demand curves of individual household in an economy। अब मैं आपको इस सरल भाषा में समझा देती हूँ। देखिए, एक इकोनॉमी में काफी सारे n नंबर्स ऑफ हाउस होल्ड हो सकते हैं, तो सबको तो ऐड करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए 2 हाउस होल्ड लेंगे, ठीक है। तो अगर मुझे मार्केट डिमांड निकालनी हो तो मैं उन दोनों हाउस होल्ड की उस पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए कितनी डिमांड है उसे ऐड कर दूंगी। जैसे कि यहाँ पे मैं 2 इंस्टीट्यूट मान लेती हूँ, 2 इंस्टीट्यूट में मेरी मार्कर की डिमांड 3 मार्कर है और सेकंड इंस्टीट्यूट वालों की मार्कर की डिमांड 4 मार्कर है। तो टोटल मार्केट में मार्कर की डिमांड कितनी हो गई, 7 हो गई, 3 + 4। तो यही हमारी मार्केट डिमांड भी होती है कि हमें इंडिविजुअल हाउस होल्ड की डिमांड को ऐड करना होता है और फिर हमें मार्केट डिमांड मिल जाती है। तो उसी वही मैंने इसमें भी किया है कि प्राइस गिवन है आपको अलग अलग, 1 रुपीज, 3, 5 एंड 7 रुपीज, इसको ठीक है। तो प्राइस रुपीज में गिवन है और हाउस होल्ड 1 कितनी कमोडिटी परचेज कर रहा है,
जब प्राइस 1 है तो 17 यूनिट्स, प्राइस 3 पे 8 यूनिट्स, 5 पे 5 यूनिट्स एंड 7 पे 4 यूनिट्स। आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड ऑफ कंजप्शन डिक्रीज हो रही है, कमोडिटी की डिमांड कम होती जा रही है। सेकंड हाउस होल्ड क्या कर रहा है, जब पहला डिमांड है तो वो 10 यूनिट्स, 3 रुपीज पे 3 यूनिट, 5 पे 2 एंड 7 पे 1.5 यूनिट्स की डिमांड हो गई है। अब हमें, मैंने बताया आपको मार्केट डिमांड में क्या करते हैं, हम उन्हें ऐड कर देते हैं दोनों हाउस होल्ड की। तो सेम हम ये पे करेंगे मार्केट डिमांड के लिए। 70 प्लस 10 7 27, 8 प्लस 3 11, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 1.5 इजिकल्स टू 5.5। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। तो मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया, एक आपने डेफिनेशन लिखी, फिर आपने एक न्यूमेरिकल लेके एक शेड्यूल तैयार किया। अब इस शेड्यूल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं अभी इसे इरेज कर रही हूँ ताकि कुछ स्पेस बन सके, क्योंकि उसमें थोड़ी ज्यादा जरूरत होगी स्पेस की। सो अब हम सेकेंड पार्ट की, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। टाइम बचाने के लिए मैंने ये पहले से रेडी कर लिया है, तो मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए, ये सारे 27 को और 27 यूनिट्स को बोर्ड पे दिखाना फिजिबल नहीं है, तो इसलिए हम दो प्राइस लेते हैं, दो प्राइस 3 एंड 5 वाले, और उनके रिगार्डिंग की कमोडिटीज को यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स सॉरी। तो 3 यूनिट पे हाउस होल्ड 1 की डिमांड कितनी है, 8, यानी कि दैट इज योर हाउस होल्ड 1 कम डिमांड कर्व, हाउस होल्ड 2 डिमांड कर्व एंड दैट इज योर मार्केट डिमांड कर्व। ओके, 3 पे 8, 3 प्राइस पे 8, तो ये लगभग यहाँ पे आएगा। ओके, और 5 पे 5, ओके, तो 5 पे 5 कुछ कुछ यहाँ पे है ना, अगर आप इसको ऐसे डॉटेड करेंगे तो थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए। ठीक है ना, लेट्स जॉइन दीज थिंग। तो हमने इसको जॉइन कर लिया। तो ये डिमांड कर किसका आया, हमारा हाउस होल्ड 1 का। ओके, अब हाउस होल्ड 2 का देखते हैं। हाउस होल्ड 2 पे 3 प्राइस पे कितनी कमोडिटी परचेज हो रही है, 3, तो 3 पे 3, तो लेट्स डू दिस। तो ये 3 पे 3 यूनिट हो गई। 5 पे कितने कर रहे हैं हम, 2, तो 5 प्राइस पे, प्राइस मैंने वर्टिकल एक्सिस पे लिया है, और 2 कमोडिटीज ये हो गई। तो ये कुछ यहाँ पे, अब इनको भी ज्वाइन कर देते हैं। तो ये डिमांड 2 आ गया हाउस होल्ड 2 का, ये डिमांड 1 आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आप देखिए, हमने क्या देखा था, मार्केट में इन दोनों हाउस होल्ड की ज्वाइंट करके ही तो बताई थी। तो इसमें हम ज्वाइंट कर लेंगे, तो 17 प्लस 10 27 आ रहा था, और 8 प्लस 3 11, तो हम 3 यूनिट पे 8 प्लस 3 11, 3 प्राइस पे 11 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं एज अ होल मार्केट। ओके, तो 3 पे हम 11 यूनिट्स, तो हम आपको इसको वैसे करते हुए, दिस इज पॉइंट, एंड 5 यू प्राइस पे 7 यूनिट, तो 5 पे, तो कुछ लगभग यहाँ पे है ना। लेट्स जॉइन दीज 2 पॉइंट ऑल्सो। तो आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़े से स्टीप है और ये थोड़ा सा फ्लैट है। तो हमें पता है कि मार्केट डिमांड कर्व जो होता है वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व से थोड़ा फ्लैट होता है, बिकॉज उसमें हमारी दोनों हाउस होल्ड की डिमांड ऐड हुई है और सब इंडिविजुअल्स की ऐड होती है, तो वो थोड़ा फ्लैट होता था इसीलिए। तो ये हो गया हमारा D1 D2 एंड मार्केट डिमांड कर्व। और हमने क्या कहा था, लो ऑफ डिमांड क्या कहता है, लो ऑफ डिमांड कहता है इफ द प्राइस इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस इफ द अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो डिमांड के कौन कौन से फैक्टर अभी डिस्कस किए थे, PX, PR, Y
एक्सपेक्टेशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, अगर ये सब कांस्टेंट है यानी कि ये कोई चेंज नहीं हो रहे, तो इसमें जो चेंज आएगा इन दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप होगी। और हम इस ग्राफ में साफ साफ देख सकते हैं कि जब प्राइस 5 हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड श्रिंक होके 11 से 7 हो गई, और प्राइस जब प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, है ना। और ये हमारा इस ग्राफ से कंप्लीट अंडरस्टैंड हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डज द लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई टू द मार्केट डिमांड कर्व? यस, लॉ ऑफ डिमांड ऑल्सो अप्लाइज ऑन द मार्केट डिमांड कर्व। ओके, आई होप यू हैव गाइस अंडरस्टूड दिस। मैं आपको फिर से एक बार इमेज समझा देती हूँ। हाउस होल्ड 1 की डिमांड हमने 3 और 5 को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, इससे मार्केट डिमांड हाउस होल्ड 1 का डिमांड आ गया, इससे हाउस होल्ड 2 का डिमांड आ गया, और जब हमने इन्हें ऐड किया तो इससे मार्केट डिमांड आ गई। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा एंड होता है। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। बिफोर मूविंग द थर्ड क्वेश्चन आई वांट टू डिस्कस सम कंसेप्चुअल कंसेप्ट्स। सो अब हम कंसेप्ट्स पे डिस्कस करेंगे। तो पहला कंसेप्ट में जो डिस्कस करने वाली हूँ आज वो है बजट लाइन। हम हर जगह बात कर रहे हैं कि इनकम डिटरमाइन करती है डिमांड क्या होगी, और इनकम एक शिफ्टिंग फैक्टर भी होता है हमारी डिमांड कर्व का। तो इनकम और बजट लाइन जो है वो एक ही चीज है लगभग। तो अब आप आ जाते हैं बजट लाइन पे। तो बजट लाइन क्या कहते हैं? देखिए, आपके पास कुछ पैसे हैं जो आपको वेजेस है या जैसे भी आपके पास जो अमाउंट है, आप उससे कोई भी अगर डिमांड करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्राइस अगर आप पे कर सकते हैं और आपके पास उतनी इनकम है तो आप उसे खरीद पाएंगे, अदरवाइज उस चीज को आप खरीद नहीं सकते, है ना। तो यही बजट लाइन डिपिक्ट करती है वो सारे गुड्स और सर्विसेज और उन सब का कॉम्बिनेशन दैट यू कैन बाय और मे परचेज एट अ गिवन प्राइस, किसी गिवन प्राइस पे विद योर इनकम। ओके, तो लेट्स, मैं इसको डेफिनेशन बता देती हूँ। इट इज द combination, it is the combination of all goods and services that a consumer may purchase at a given price from his or her income। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जिसको आपको ध्यान रखना होगा डेफिनेशन लिखते वक्त कि दिस इज द कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ ऑल यानी कि सभी गुड्स एंड सर्विसेज की दैट आर कंज्यूमर में परचेज क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली है कि आप जरूरी थोड़ी आप कुछ चीज खरीदना चाहते हो, मतलब खरीद सकते हो तो उसे आप खरीदे ही, है ना। तो मे परचेज एट अ गिवन प्राइस फ्रॉम हिज और हर इनकम। I'm sorry। तो इसे मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता सकती हूँ। लेट्स हैव अ न्यूमेरिकल एग्जांपल, मतलब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल मानते, सपोज इनकम है किसी कंज्यूमर की 100 रुपीज, 100 रुपीज, ओके। और अब वो क्या कंज्यूम करता है? और पेप्सी लेता है एंड पिज्जा लेता है। ओके, दो कम्युनिटी वो कंज्यूम करता है। तो प्राइस ऑफ पेप्सी क्या है? प्राइस ऑफ पेप्सी है 5 रुपीज, ओके, एंड प्राइस ऑफ पिज्जा इज 10 रुपीज।
हाँ ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है बट मान लेते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना। तो इनकम 100 रुपीज, प्राइस ऑफ पेप्सी इज 5 रुपीज एंड प्राइस ऑफ पिज्जा इज 10 रुपीज। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इनकम से वो पर्सन, यहाँ पे हम दिखा देते हैं पिज्जा और यहाँ पे प्राइस, तो इनकम 100 रुपीज है, तो मैक्सिमम कितने पिज्जा खरीद सकते हैं आप, मैक्सिमम पिज्जा अमाउंट कितनी होगी, तो यानी कि आपकी टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल प्राइस, तो ही क्वांटिटी आएगी ना। तो प्राइस क्या है पिज्जा का 10 रुपीज, तो यानी कि इसे काटेंगे तो 10 आ जाएगा। तो पिज्जा, तो ये पेप्सी है ना, मैंने प्राइस लिख दिया पेप्सी, ओके। तो पिज्जा कितना खरीद सकते हैं आप, 2, 4, 6, 8, 10, तो आप 10 यूनिट्स तक पिज्जा परचेज कर सकते हैं, ओके। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। वैसे ही मैं निकालूंगी पेप्सी के लिए भी, तो मैक्सिमम ऑफ पेप्सी इक्वल्स होगा किसके, 100 रुपीज आपकी परचेजिंग पावर डिवाइडेड बाय आपके पेप्सी का प्राइस। तो पेप्सी कितने रुपए की, 5 रुपीज की, तो इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, ओके। तो ये 20 क्वांटिटीज हो जाएगी, तो यहाँ पे हम डिपिक्ट कर सकते हैं, लेट्स सपोज 5, 10, 15, it's 20, so this is your, so let's join these point. So this is shows your budget line in respective of pizza and Pepsi consumption. Okay, I hope you have understood this. और जो हमारा आज का 5th टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास परचेजिंग पावर भी है ना, और आपके पास एक कुछ चीजें पसंद नापसंद की, आपकी एक यूटिलिटी जिससे मिले या ना मिले, आपकी कुछ डिमांड भी है उसके अकॉर्डिंग, तो आप क्या करेंगे, ऐसा एक कॉम्बिनेशन परचेस करना चाहेंगे जहां आपको बेस्ट सेटिस्फाइड हो, है ना, जहां पे आपकी डिमांड सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे। तो ऐसा ही हम किससे डिपिक्ट करते हैं, आईसी कर्व से, तो इसमें भी आईसी कर्व से करेंगे, दैट इज योर आईसी कर्व, ओके। तो ये किसी कंज्यूमर का आईसी कर्व है, ये उसकी बजट लाइन है, और वो पेप्सी और पिज्जा ही कंज्यूम करे, क्योंकि है तो काफी सारे फैक्टर कंजप्शन के लिए, काफी सारी चीजें होती है, बट हम इस डायग्राम में नहीं दिखा सकते, इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए 2 माने, ठीक है। तो वो क्या करता है सॉरी, आईसी कर्व है और ये बजट लाइन, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट करेंगे, जहां पे हमारी बजट लाइन हमारी आईसी कर्व के साथ इंटरसेक्ट होती है, और इंटरसेक्ट लाइक नॉट दिस वे, अगर ऐसे हो जाए और आप कहें कि ये भी तो इंटरसेक्ट हो रही है, बट इंटरसेक्ट नहीं, जैसे टच करके उससे गो थ्रू हो जाए, तो वहां पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। क्योंकि ये वाला जो आईसी है, मैंने आपको आईसी वाले पार्ट में बताया था, आईसी वो होता है जो हमें सेटिस्फेक्शन देता है, तो हमें ऑब्वियसली जो हायर आईसी होता है वो हायर सेटिस्फेक्शन देता है, यानी कि IC1 IC नोट से जितने भी कॉम्बिनेशन से उनसे बेटर सेटिस्फेक्शन दे रहा है, तो मैं इस पे रहना चाहूंगी इन पॉइंट्स पे या इस वाले पे, तो ऑब्वियस सी बात है, एक रैशनल कंज्यूमर होने के नाते मैं जानती हूँ कि IC1 मेरी हायर यूटिलिटी लेवल है, तो मैं IC नोट से IC1 पे मूव कर जाऊंगी। तो जहां पे ये टच होता है, टेंजेंट होते हैं एक दूसरे से, टेंजेंट पॉइंट होता है, IC एंड बजट लाइन गिव्स अस, क्या देता है ये, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहां पे पॉइंट हमारा आईसी और बजट लाइन एक दूसरे से टेंजेंट होती हैं। तो इसके कई न्यूमेरिकल एग्जांपल भी आते हैं, तो उन्हें सॉल्व करना पड़ता है, तो मैं उसके बारे में भी कुछ बताना चाहूंगी। तो अगर आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल आते हैं तो उसमें किस तरीके से बोला जाता है, उसमें आपको आईसी कर्व के थ्रू मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालना पड़ता है, ठीक है, बिटवीन एक्स एंड वाई,
यानी कि आप एक एक्स्ट्रा यूनिट x के लिए कितने यूनिट ऑफ y छोड़ सकते हैं, तो वो हमारा मेथड रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताता है। और अगर वो इक्वल हो जाए किसके, और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है तो बजट लाइन का स्लोप होता है px अपॉन py, यानी कि जब px और py ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो इस कंडीशन पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। इसे एक और लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ IC इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। ओके, तो जब IC का स्लोप बराबर होगा बजट लाइन के स्लोप के, वहां पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा। मैं इसकी डेप्थ में नहीं जा रही, बट अगर आपको इसे डेप्थ में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उससे इसके रिगार्डिंग एक नई वीडियो बना दूंगी जो इसे कम्प्लीटली समझा सकूंगी। उसमें अभी ये सिर्फ हमारी स्पेशल एग्जाम सीरीज है, तो इसमें इतना डेप्थ में नहीं जा सकती। ओके, थर्ड क्वेश्चन में वो क्या पूछ रहा है, एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर पेंसिल्स raises the quantity of pencils demanded but not the quantity supplied। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज अटपटे सी है, तो बच्चों को कई बार समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि ये 2017 में ड्यूक में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकता है। तो मेरा इसे चूज करने का रीजन सिर्फ यही था क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है और जो कंसेप्ट है वो थोड़ा अलग था बाकी क्वेश्चन से। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि डिमांड दी हुई है आपको, सप्लाई, तो ये कह रहा है कि अगर डिमांड में इंक्रीज होता है, ओके, तो वो सिर्फ रेजेस द पेंसिल्स क्वांटिटी ऑफ पेंसिल्स डिमांडेड, मतलब जो पेंसिल्स की डिमांडेड है क्वांटिटी उसको रेज करेगा, ना कि उसकी सप्लाई को। और इसके बाद में इसने कमेंट करना था, मतलब ये ट्रू है फॉल्स है क्या है ये बताना था इसमें। तो इसमें क्या बताना है हम देखते हैं कि सपोज दिस इज द प्राइस ऑफ पेंसिल, दिस इज द प्राइस ऑफ क्वांटिटी ऑफ पेंसिल, ठीक है। ये Q1 क्वांटिटी और P1 क्वांटिटी एक इक्विलिब्रियम प्राइस पे थे। ये डिमांड था कर्व और ये सप्लाई कर्व। सपोज किसी भी रीजन से अगर हमारी डिमांड को इंक्रीज हो जाती है, कहाँ पे आएगी डिमांड, D2 पे, ओके, तो इससे क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। चलिए, तो प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी भी इसकी बढ़ जाएगी Q2 पे। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी भी चीज की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है तो उसकी डिमांड इंक्रीज होने के लिए उसकी सप्लाई भी तो होनी जरूरी है ना, तभी तो एक्चुअल में डिमांड बढ़ेगी, अदरवाइज तो सिर्फ प्राइस बढ़ के रह जाएगा, है ना। अगर इतना ही क्वांटिटी रहा तो प्राइस ही यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे हमारा कोई भी सप्लाई साइड से अगर रिस्पॉन्स ना हो, तो ये कमेंट जो दी हुई है ये फॉल्स है ना। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, फॉल्स। ऐसा एक एग्जाम्पल मैंक्यू में है, तो शायद एग्जामिनर ने वहीं से लिया है, तो फॉल्स होगी ये कमेंट, बिकॉज इफ द quantity of pencil demanded increases, then quantity supplied मार्कर थोड़ा सा हट रहा है, quantity supplied also increases। Okay, I hope you guys understood this कि अगर यहाँ से क्वांटिटी बढ़ा है तो एक ना एक पॉइंट पे इसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, है ना। तो
सप्लाई भी इसकी बढ़ेगी, तभी एक्चुअली में हमारी क्वांटिटी डिमांड सक्सीड हो पाएगी। ओके, तो मैं इरेज कर देती हूँ। तो इफ द increase in the demand of pencil raises the quantity of pencil as well as quantity supplied. ओके, तो आंसर क्या हो गया कि हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी। और आप इस डायग्राम को बना सकते हैं। और तभी कोई भी डिमांड अगर किसी चीज की होती है तो उसकी सप्लाई बढ़ना ऑब्वियस है। अगर प्राइस उसका इंक्रीज होता है तो अगर वो ये केस सच भी होता अगर इसकी सप्लाई इस तरीके से इंक्रीजिंग ना होके वर्टिकल होती। वर्टिकल लाइन मैं आपको एक डायग्राम बता देती हूँ। ओके, तो दिस इज योर डिमांड। अगर सप्लाई ऐसे ना होके कैसी होती, ऐसी होती, यानी कि वो कोई ऐसी चीज है जिसकी सप्लाई बढ़ाई नहीं जा सकती, है ना। तो इसमें क्या, इस केस में क्या होगा, सिर्फ प्राइस बढ़ेगा और हमारी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर D1 से D2 पे मूव करती है कर्व तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आएगा। ओके, P1 से P2 हो जाएगा, पर इससे डिमांड साइड इंक्रीज नहीं होगी। बट यहाँ पे इस वाले कर्व में हम देख सकते हैं कि सप्लाइड भी इंक्रीज होगी, बट यहाँ पे सप्लाइड कांस्टेंट रहेगी इफ द सप्लाई कर्व इज वर्टिकल। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यही आपको रिटर्न फॉर्मेट में टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी ये नोट्स, जहाँ से आप डाउनलोड करके इसको अच्छे से यहाँ पढ़ सकते हैं। और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कुछ भी आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जहाँ से आप उसको ज्वाइन करके इन नोट्स को ले सकते हैं। थैंक यू।